students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Studies की केस स्टडीज़ और आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग से संबंधित कंट्रोलिंग से रिलेटेड सारी केस स्टडीज़ को कवर करेंगे जो कि CBSE के अंदर आ रखी हैं, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रखी हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि हमारी लास्ट क्लास से और भी कई सारी क्लासेस से केस स्टडीज़ की सीरीज़ ही चल रही है, तो अगर आपने अदर चैप्टर्स की केस स्टडीज़ नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हम आज की क्लास की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 से किस तरीके की केस स्टडीज़ बन सकती हैं उनको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो। लेट द मूव ऑन फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस हमारे पास आता है कि विम्बर एलटीडी सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक गियर्स। तो बेसिकली एक हमारी कंपनी है विम्बर एलटीडी नाम से, उन्होंने एक सेटअप किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश के अंदर और वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गियर्स एंड सप्लाई देम टू ऑल डीलर्स इन अवर कंट्री। अपनी कंट्री के अंदर सभी डीलर्स को सप्लाई करना चाहते हैं, ये उनका मोटिव है, राइट। देयर प्रोडक्शन टारगेट वाज 500 गियर्स पर वीक। उनकी प्रोडक्शन का जो टारगेट है उन्होंने ये रखा है कि हम हर एक वीक के अंदर 500 पर यूनिट प्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद देखिए क्या कहा है इन्होंने, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट वेरिएशन इन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट वुड बी एक्सेप्टेबल, राइट। यहां तक की आई थोड़ी समझ में। अब नीचे आ जाइए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वॉज 450, यानी कि हमारे उस वीक के आखिरी दिन के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, 450 की हुई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में आ जाइए। नेक्स्ट वीक में जो हमारी प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हुई और जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 470। अब देखिए जब हमारा वीक आफ्टर वीक यानी कि एक वीक के दूसरे वीक के बाद जब तीसरा वीक आया तो उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय और ज़्यादा कम हो गई और 460 तक ही रह गई। अब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें कई तरह की चीज़ें मिली, बट जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा था तो वो क्या था, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज द फाउंड आउट दैट फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने देखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि ये जो हमारी फ्लक्चुएशन आई है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, जो कि कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, ये इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है ये सब, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ओवरऑल पूरा केस था, ओवरऑल पूरी थ्योरी है। आई होप आपके समझ में भी आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमसे पूछा क्या गया। इसके अंदर से हमें ये पूछा गया है कि ए वाले पार्ट में बता दीजिए कि द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दीज स्टेप्स एंड सेकंड वन इज आल्सो दैट स्टेप्स द हेड हैव बीन नॉट बीन डिस्कस इन द अबव पैरा। तो बेसिकली जो अभी हम पूरा ओवरऑल पैराग्राफ पढ़कर आए हैं, ऊपर पूरे केस देख कर आए हैं, तो उसमें बताया गया है कि आखिर इसके अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के प्रोसेस तो गिवन है, तो उन मैनेजमेंट के प्रोसेस को आप बता दीजिए कि कहां पर वो क्या अप्लाई किया गया और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले ए वाले पार्ट के अंदर तो हमसे ये पूछा गया है, बी वाले पार्ट के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि जो अभी हम अबव पैराग्राफ पढ़कर आए हैं उस पैराग्राफ के अंदर आखिर मैनेजमेंट का आखिर कौन सा वो स्टेप्स है जो कि फॉलो नहीं किया गया है, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई है, तो वो भी एक्सप्लेन करके बताइए। तो ये इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CBSE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। आप बात करते हैं इसके आंसर की, तो देखिए सेटअप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस इन द अबव केस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, जो हमारा कार्य करने का तरीका है, सबसे पहले उसको सेट करना, अपने गोल को सेट कर देना। इसका आंसर क्या है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर सेट विच सर्व एज द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एंड देन सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है उसकी मेजरमेंट करना कि आखिर वो किस तरीके से चल रही है। लाइक दिस द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इट टेल्स द मैनेजर whether the work has been done according to the plan or not, यानी कि हमारा काम हो रहा है मैनेजर के द्वारा वो हमें देखना होता है कि हमारे प्लान के मुताबिक वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, जितनी प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए थी उतनी हो पा रही है नहीं हो पा रही। अल्टीमेटली हमें ये चेक करना होता है, हमें ये मेजरेबल करना होता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो काम हो रहा है हमारे मैनेजमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं, राइट। थर्ड पे आ जाइए, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेरेबल करना, जैसे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द डेविएशन। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने टारगेट रखा था अपनी प्रोडक्शन का 500 पर वीक। अब पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, बट उसमें फर्स्ट वीक के अंदर हमने क्या करा, 450 प्रोडक्शन करी, उसके बाद 470 करी, देन उसके बाद हम 460 पर आ गए। तो यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन आई है हमारी डिफरेंट
वीक्स के अंदर, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं कि आखिर हमारी कहाँ पे ज़्यादा जीरो डेविएशन आई है, प्लस में आई है, नेगेटिव में आई है। तो बेसिकली ये भी एक पार्ट है हमारा मैनेजमेंट का, और ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर डिस्कस्ड किए गए हैं। तो हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको भी मेजरेबल किया गया है। एक और स्टैंडर्ड बचा है, उसको भी देख। फोर्थ हमारे पास आता है एनालाइजिंग डेविएशन, यानी कि ये काम भी वहाँ पर हो रहा है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। और जब हमने ये एनालाइज किया तो हमें क्या मिला, ड्यू टू इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी प्रोडक्शन के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये काम भी हमने अब केस के अंदर ज़रूर परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं कि हमने आखिर क्या काम परफॉर्म नहीं किया अपने अब केस के अंदर। तो देखिए वो ये है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी कि ऊपर वाले केस में हमने सभी तरीके की बात करी, जितने भी हमारे कंट्रोल के मैनेजमेंट के फीचर्स थे वो सभी हमने करी है। बट हमने लास्ट तक ये नहीं कहा कि इस डेविएशन को ठीक करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर दिया या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहीं और सेटअप कर दिया। तो ऐसा कहीं भी हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई डिसीजन लिया। इसीलिए ये जो फिफ्थ फीचर है हमारा कंट्रोलिंग का वो हमने फॉलो नहीं किया। टेकिंग करेक्टिव एक्शन हमने अभी तक नहीं लिया है। ये क्या होता है ऐसे बात करते हैं। देखिए करेक्टिव एक्शन इज टेकिंग इफ डेविएशन सो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट। तो बेसिकली टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एक करेक्टिव एक्शन हम जब लेते हैं जब हमारे डेविएशन अकॉर्डिंग जो भी आता है, लाइक हमारी डेविएशन बढ़िया आई है, अच्छी आई है, प्लस में आई है, तो देखिए उसमें हम ये देखते हैं कि आखिर प्लस में आई है तो हमने क्या चीज़ अच्छी करी है जो कि हम आगे चलकर उसको फॉलो करें और हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहें। एंड देन अगर डेविएशन हमारी नेगेटिव में आती है तो उसको हम देखते हैं कि आखिर हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नीड है, या फिर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी हम ज़्यादा ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करने के बाद एक करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज ये जो सारे केसेस होते हैं, देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस दिल लगाकर उसको पढ़ना है एक बार। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको उसका आंसर उसके अंदर ही मिल जाएगा कि मुझे आखिर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। बट शर्त यह है कि आपको कंट्रोलिंग के, स्टाफिंग के, इन सभी के फीचर्स, इंपॉर्टेंस ये आनी चाहिए। अदरवाइज ये नहीं आएंगी, आप बना कर लिख कर आएंगे, कुछ सही जाएगा कुछ गलत जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप सभी के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कम से कम पॉइंट्स तो नाम, इन पॉइंटों के नाम तो याद रखिए, क्योंकि जब ये नाम याद रहेंगे तो आप अल्टीमेटली इनकी पूरी थ्योरी तो खुद बना सकते हैं अगर आपके पास लिखने की प्रैक्टिस होगी तो इसीलिए सबसे पहले हमें केस को डीप में पढ़ना है। डीप में पढ़ने के बाद जो हमें उसमें आंसर मिल रहा है, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना है, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो देखिए केस नंबर 2, AS Ltd इज अ लार्ज कंपनी एंगेज्ड इन असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर, यानी कि AS Ltd एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर को असेंबल करने का काम करती है। रिसेंटली द कंपनी हैड कंडक्टेड द टाइम एंड मोशन स्टडी एंड कंडक्टेड दैट एन एवरेज ऑफ अ वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशनर इन अ डे। तो बेसिकली अभी कुछ समय पहले कंपनी ने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हम कंट्रोलिंग का पैराग्राफ यानी कंट्रोलिंग चैप्टर के थ्रू हम केस स्टडी कवर कर रहे हैं तो इसमें पीछे वाले चैप्टर्स की बात नहीं होगी। देखिए सेकंड चैप्टर की बात आ गई, इसके अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, अगर आपको ये पता होगा तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे, राइट। तो देखिए रिसेंटली द कंपनी हैड कंडक्टेड द टाइम एंड मोशन स्टडी एंड कंडक्टेड दैट एन एवरेज ऑफ अ वर्कर कैन असेंबल 10 air conditioner in a day, and then the target volume of the company in a day is assembly of 1000 unit of air conditioner। कंपनी ने टारगेट रख लिया भाई 1000 यूनिट्स हमें एयर कंडीशनर की असेंबल करनी है एक दिन में, ठीक है। और देखिए द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म। तो बेसिकली द कंपनी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड देन एब्सेंटीज्म। एंड देन देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑल द वर्कर आर हैप्पी इवन देन द असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज 800 यूनिट ओनली। अब देखिए बात जो रखी थी हमने 1000 यूनिट पर डे की रखी थी, यूनिट कंडीशनर्स की रखी थी, बट प्रोडक्शन कितने का हो रहा है 800 यूनिट्स का सिर्फ।
अब देखिए, टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपनी ने फाइंड किया एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मीजरेबल किया, तो हमने क्या पाया, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू। अभी मैंने क्या बताया, ऊपर हम टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी का मेथड यूज कर रहे हैं और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्कर की एवरेज क्या आ रही है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि जो हमारे पीपल्स के ऊपर जितने भी प्रिंसिपल्स निकले गए हैं हम उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने वही फाइंड किया है और चेक किया है हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस को। तो एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी, यानी सीसीटीवी कैमरे द्वारा, दैट सम ऑफ द वर्कर वेयर बिजी इन गॉसिपिंग। तो बेसिकली बता रखा है कि कुछ वर्कर सीसीटीवी के अंदर बता रखा है कि कई सारे वर्कर्स अपनी ही बातों के अंदर बिजी हैं, काम करने के अंदर बिजी ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग करने वाला नहीं है, राइट। तो देखिए, इससे हमारा एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आपके पास ये आ जाए कि हमें इतनी प्रोडक्शन करनी थी, इतनी प्रोडक्शन हमने करी या इससे ज़्यादा करी, तो वो आप समझ जाइए वो सभी कुछ क्या है, कंट्रोलिंग का चैप्टर का है। और उसके अंदर आपको कंट्रोलिंग के मेथड, कंट्रोलिंग के फीचर्स या फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिख कर आ जानी है। मगर ये चीज़ भी समझ कर ही लिखोगे ना, ऐसा नहीं कोई फीचर पूछ रखा आपने इंपॉर्टेंस लिख दी। तो देखिए, यहाँ पे हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, किसकी वजह से, सीसीटीवी में कैमरे में पाए गए हैं वर्कर्स काम नहीं कर रहे, अपनी ही बातों में लगे पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब हम मूव करते हैं इसकी आंसर की तरफ, बट आंसर से पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हमसे पूछा क्या गया है, तब उसी की बेस पे तो आंसर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि द आइडेंटिफाइड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड अबव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडेंटिफाइड कर दीजिए कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं ऊपर डिस्कस किए गए हैं केस में। सेकंड आ जाइए, स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाई विच आर डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। यानी कि जो आप स्टेप्स डिस्कस करें या फिर उसको आइडेंटिफाइड करें, उनके साथ साथ इस पैराग्राफ में से वो लाइन भी लिखें कि इस पैराग्राफ या फिर इस लाइन के द्वारा ये फंक्शन हमारा निकल कर आया, इस लाइन के थ्रू हमारा ये फंक्शन निकल कर आया। तो काफ़ी ईजी है, सिंपल है। तो देखिए, ए का आंसर तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए बी वाले पे यानी मेन वाले पार्ट पे आ जाइए, स्टेप डिस्कस्ड हियर आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये हुआ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये सारे स्टैंडर्ड्स हम लास्ट के क्वेश्चन के अंदर यानी लास्ट केस के अंदर सभी पढ़कर आ चुके हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखने की बजाय ये लिखा है कि जिस भी लाइन के अंदर ये आइडेंटिफाइड हो रहे हैं मैंने वो लाइन लिख दी। अगर आपको इनकी डेफिनेशन देखनी है तो आप पीछे वाले केस के अंदर से इजीली देख सकते हैं। तो देखिए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, रिसेंटली द कंपनी 10 एयर कंडीशनर इन अ डे। तो रिसेंटली कंपनी ने क्या करा है, 10 एयर कंडीशनर इन अ डे प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा है। ये भी हमारा इससे निकल रहा है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब देखिए सेकंड आ जाइए, टारगेट वॉल्यूम 100,000 यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर। टारगेट हमने रखा है कि 1000 यूनिट हमें एयर कंडीशनर की प्रोड्यूस करनी है। तो अल्टीमेटली चाहे ये वाली लाइन ले लो चाहे ये वाली लाइन ले लो, मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है। हम अपने परफॉर्मेंस के अपने स्टैंडर्ड को एक तरह से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं। सेकंड आ जाइए, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इवन देन द 800 यूनिट्स ओनली, यानी कि अब हमने टारगेट तो रखा था 1000 यूनिट्स का, प्रोड्यूस हुई 800, तो हम मेजरेबल करने का काम कर देंगे यहाँ से कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। और इसका आंसर मेरे पास आता है थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ हमने कंपेयरिंग का भी काम किया है। ये लाइन हमें, ये स्टैंडर्ड हमें किस लाइन से मिला है, देखिए इस वाली लाइन से, कि टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ ईच वर्कर, यानी कि हमने ये डेविएशन फाइंड करी हर एक वर्कर की, आखिर वर्कर्स की हमारी कमी क्या निकली है कि जिससे हमें अपनी प्रोडक्शन को नीचे देखना पड़ रहा है। फिर फोर्थ आता हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशन। अब एनालाइज भी कर रहे हैं, जब डेविएशन हमने फाइंड कर ली कि हाँ भाई इतनी प्रोडक्शन करनी थी, इतनी प्रोडक्शन हुई, नेगेटिव में डेविएशन गई है, तो ये आखिर क्यों गई है, एनालाइज किया है थ्रू ऑफ सीसीटीवी कैमराज। और सीसीटीवी कैमरा के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज थे, जितने हमारे वर्कर्स थे, वो काम करने की बजाय अपने घरेलू बातों के अंदर लगे हुए। यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का एंड होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, सारे हमारे स्टैंडर्ड्स, सारे आंसर सभी क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडी के जो चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग, जो कि हमारे मिड टर्म का लास्ट चैप्टर भी है, इसके हमने केस स्टडीज को कवर किया है। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज जितनी भी केस स्टडीज़ है हमें बुक के अंदर गिवन है या फिर अदर बुक्स के अंदर भी गिवन होती हैं हमें, तो उन केस स्टडीज़ की आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और किसी भी केस के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, वही केस में नेक्स्ट क्लास की वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।